हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम आपको 10 टॉपिक का एक साथ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। लगभग 270 प्लस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए। जो भी आपका आने वाला पेपर होगा उसमें यहाँ से कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करवाने वाले हैं, इससे पहले हमने ये जो थ्योरी का पार्ट है, यहाँ पर मैं एक ही स्क्रीन लाऊंगा। यहाँ पर डबल स्क्रीन है, मैं एक ही स्क्रीन लाऊंगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से हमने इस पीडीएफ को बनाया है। ठीक है, तो जो आपका अर्धवार्षिकी आया है ये घटनासार का, उसी अर्धवार्षिकी का ये जो चाहे चर्चित व्यक्ति है, चाहे चर्चित स्थल है, चाहे योजना परियोजना से क्वेश्चन जो बने हैं पिछले 6 महीने में, चाहे मेले से सम्मेलन से कोई भी क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से कोई क्वेश्चन बने हैं, डिफेंस से कोई क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पर लगभग 270 प्लस क्वेश्चन आज हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा देंगे। क्योंकि घटनासार में आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं, थ्योरी के फॉर्म में होता है। अगर आप पढ़ चुके हैं घटनासार को, इस टॉपिक को, तो आपके लिए और भी सही होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी सही होगा, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका टॉपिक है, इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए डॉक्टर कपिल दुआ, तो ये जो पूरा ये इनके बारे में दिया गया था, तो ये है, इसमें आपको यही इन्हीं के बारे में 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बना लिए हैं। जैसे काम्या कार्तिकेयन, तो काम्या कार्तिकेयन के बारे में क्वेश्चन बना दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे आपका क्या होगा, एक रिवीजन हो जाएगा। और जिनको थ्योरी का पढ़ना है, इसके बाद ये वाला पढ़ना है, क्योंकि अगर थ्योरी का आप पढ़े होंगे मुझसे, तो फिर अगर ये क्वेश्चन आंसर का पढ़ेंगे तो आपको और बेनिफिट होने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पर जितने हमने घटनासार के क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में या थ्योरी के फॉर्म में करवाए हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर, ये क्वेश्चन लगभग 270 प्लस क्वेश्चन, इनको कर लेते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और वहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा तभी वहाँ डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, जो पीडीएफ में नहीं होता है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इस समय क्लास 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम, मतलब मेरे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा बिजी, थोड़ा सा शेड्यूल हो गया है मेरा, इसीलिए सही से वीडियो प्रॉपर ढंग, मतलब टाइमिंग से नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं 2-3 दिन में सब कुछ सही कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन, आपका हैंड रिटन नोट्स वाला जो वीडियो आता है वो भी 1 से 2 दिन में स्टार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर कपिल दुआ किस क्षेत्र के में विशेषज्ञ हैं। तो किस क्षेत्र में वो विशेषज्ञ हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में वो विशेषज्ञ हैं। इनको क्यों अभी ये चर्चित थे, ठीक है, ये अभी क्यों इनका न्यूज बना था, क्योंकि ये डॉक्टर कपिल दुआ को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था, तो आहार, याद रखेंगे आहार, इनको ये एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन, इसका 2 मीटिंग हुई थी। मीटिंग चीन में हुई थी 6 से 9 जून 2024 के बीच। आहार की मीटिंग 8वीं बैठक चीन में हुई थी। उसी में डॉक्टर कपिल दुआ को इस संगठन का, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष चुना गया, इसीलिए ये सुर्खियों में थे डॉक्टर कपिल दुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, काम्या कार्तिकेयन के बारे में पूछ रहा है। काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कितनी उम्र में पूरी की। तो ये भारत की सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये महिला बन गई हैं। ठीक है, याद रखेगा कितनी साल में ये बनी हैं, 16 साल 9 महीने में अर्जित की हैं। ठीक है, 16 साल 9 महीने में। इसके पहले किसका वो था, तो इसके पहले एक वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी नाम के मतलब व्यक्ति का सब मतलब चढ़ने का रिकॉर्ड था। वो कितने वर्ष में चढ़े थे, 17 वर्ष 345, मतलब 18 वर्ष लगभग में वो चढ़े थे। तो काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरा करने वाली भारत की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन के बारे में याद रखेंगे, सबसे युवा पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। अब देखिए कौन भारत की सबसे युवा पर्वतारोही बनी है, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, कई सवाल मैंने मतलब
मतलब 1 से 2 बार रिपीट भी किया है ताकि आपको हर चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नामित किया गया है? यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसको? करीना कपूर खान को नामित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और देख ली, कुछ लोग कह रहे थे कि सर जैसे स्टेटमेंट में आपके आर ओ में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, तो देखिए जो आर ओ में स्टेटमेंट में आता है यहाँ पर, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा उसी टॉपिक से, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में हमने दिखाया है, यहाँ पर एक ही टॉपिक से, जैसे कपिल दुआ का टॉपिक था, यहाँ पर ये वाला टॉपिक था, इन्हीं से हमने 2-3 क्वेश्चन बना दिए। इसीलिए इसी प्रकार आप आगे आप देखेंगे कई टॉपिक के तो 4-5 क्वेश्चन बना दिए गए, किसी किसी का 6-7। इसीलिए जब स्टेटमेंट में आएगा तो अगर 6-7 क्वेश्चन आपको मतलब यहाँ पर अलग अलग है, तो अगर आपको याद रहेगा उस 6-7 मतलब ये ऑप्शन या क्वेश्चन याद रहेगा, उसका आंसर याद रहेगा, तो आप वहाँ पर चाहे स्टेटमेंट में दिया रहे चाहे किसी प्रकार से दिया रहे वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर नंबर आप क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर हो गया ये 6वां नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं 6 नंबर का। मुनीम अमीन भट्ट किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध हैं? तो मुनीम अमीन भट्ट ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर देखिए रुचिरा कंबोज के बारे में देखते हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में किस पद में सेवानिवृत्त हुई है? ये मुनीम अमीन भट्ट जानते हैं किस लिए फेमस है? इन्होंने बताया था नासा में, ठीक है, ये इनका मतलब गांव पड़ता है कश्मीर में जलपोरा गांव में ये के रहने वाले हैं। ये नासा में बताए गए थे कि कुछ कमी है, इससे मतलब नासा में बताए थे कि आपके सिस्टम में कुछ कमी है, इससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। तो नासा ने इनको क्या किया था, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। इसी प्रकार इन्होंने एप्पल कंपनी के बारे में कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें बताई थी, ठीक है। कौन? मुनीम अमीन भट्ट, ये जो नाम आप सुन रहे हैं मुनीम अमीन भट्ट, ठीक है। तो ये कश्मीर के रहने वाले हैं मुनीम अमीन भट्ट। इन्होंने एप्पल और नासा के बारे में सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी ताकि वहाँ पर आगे चल के डेटा मतलब लीक ना हो पाए, ठीक है। तो चलते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किस पद से सेवानिवृत्त हुई? तो ये संयुक्त राष्ट्र पद से भारत की पहले अस्थायी प्रतिनिधित्व थी, ठीक है। जब आप देखे होंगे जब संयुक्त राष्ट्र से कोई बयान आता होगा तो ये यही बयान देती थी, ठीक, वहाँ पे। तो भारत की अस्थायी प्रतिनिधि थी। अगस्त 2022 से, याद रखेंगे, अगस्त 2022 से 31 मई 2024 तक, ठीक है, 31 मई 2024 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑस्कर विजेता अल्बर्ट एस रूडी का निधन किस उम्र में हुआ? तो ये कौन थे? ऑस्कर विजेता थे एल्बर्ट एस रूडी। अब देखिए आपको पता होना चाहिए इनकी कौन कौन सी मूवी थी जो ऑस्कर विजेता बनी। तो इनकी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी मूवी एक थी द गॉड फादर, $1 मिलियन बेबी, ठीक है, इसके लिए इनको ऑस्कर मिला था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कर्नल वैभव अनिल काले किस संगठन के तहत सुरक्षा कार्यों में लगे थे? तो जो कर्नल वैभव अनिल काले हैं इनकी अभी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र की एक सेना होती है जिसमें सभी देशों की सेनाएं शामिल होती हैं, उसमें ये कार्य कर रहे थे। इजराइल और गाजा के बीच जहां युद्ध चल रहा था उसी में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कार्य कर रहे थे। उसी दौरान इनको इजराइल की तरफ से एक बारूद मतलब फेंका गया, उसी में इनकी मौत हो गई, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा कार्यों में लगे थे कर्नल वैभव अली काले, पहले भारतीय सेना में ये थे, ठीक है, याद रखेंगे। नोबल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स किस क्षेत्र में से प्रसिद्ध हैं? तो नोबल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स, तो याद रखेंगे ये भौतिकी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? इन्होंने खोज किसकी की थी? इसीलिए क्योंकि इन्होंने हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज की थी। किससे? हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज की थी, बोसान पार्टिकल। थोड़ा सा मैं और भी डिटेल में इसीलिए बताता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ आप पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले, मतलब जो टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड कैसे करने पर, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं वहाँ लिख भी देता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे बता देता हूँ जो वहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो ये भौतिकी। अब देखिए यहाँ पर
सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में कौन सी दो चोटियों पर चढ़ाई की? तो सत्यदीप गुप्ता एक ही मौसम में कौन से दो चोटियों पर? तो याद रखें माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से। याद रखें माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर एक ही मौसम में 2 बार चढ़ाई की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो यह एक ही सीजन में इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 13 दिनों के अंदर। ठीक है, 13 दिनों के अंदर पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो अभी जो काम्या कार्तिकेयन वाला वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, और ये माउंट एवरेस्ट और लोत्से वाला भी इम्पोर्टेंट याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है 13 नंबर, क्योंकि कई क्वेश्चन इस बार माउंट एवरेस्ट से बने हैं। मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही कौन है? तो मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही कौन सी हैं? तो ये ज्योतिरात्रे हैं। तो ज्योतिरात्रे 55 वर्ष की थी। तो ये ज्योतिरात्रे ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो अभी हमने क्या किया, सबसे जो काम्या कार्तिकेयन थी ये लगभग 16 साल की उम्र में और 9 महीने की उम्र में ये कहाँ पर चढ़ाई की? वहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट पे। और सबसे उम्र दराज की ज्योतिरात्रे। दोनों के बारे में याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज वहाँ मत होइएगा कि नहीं ज्योतिरात्रे को सबसे कम उम्र में लगा दें, ये गलती मत करिएगा। ज्योतिरात्रे सबसे ज़्यादा उम्र की, काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कामी रेता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो कामी रेता शेरपा ने कितनी बार, याद होगा आपको, 30 बार चढ़ाई की। कितनी बार? 30 बार। फर्स्ट टाइम में इन्होंने कब चढ़ाई की थी? फर्स्ट टाइम में इन्होंने चढ़ाई की थी 1994 में। याद रखिएगा 1994 में पहली बार। अब तक 30 बार चढ़ चुकी हैं। ठीक है, इनके लिए मान लीजिए एक घर से दूसरा घर हो गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? 1953 में। ये क्वेश्चन जीएस का आपका बन सकता है। ठीक है, बार बार बनता है। कौन चढ़ाई किया था पहली बार? एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी मतलब ये ऐसे याद कर लीजिए, एवरेस्ट पर चढ़ के इन्होंने एवरेस्ट को ही हिला दिया था कि हम भी आप पर फतह कर सकते हैं। तो इन्होंने ही पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, तो याद रखें एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने 1953 में पहली बार चढ़ाई की थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर। मालती जोशी को किस सम्मान से नवाजा गया था? तो मालती जोशी को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया था। कहीं है ऑप्शन? हाँ है ऑप्शन, पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया था। याद रखिएगा, ये एक गायिका थी। ठीक है, मालती जोशी का उपनाम क्या था? तो मालती जोशी का उपनाम था मालवा की मीरा। मालवा की मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया से कब जुड़ी हुई हैं? ठीक, कब से जुड़ी हुई हैं ये? ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर क्वेश्चन देखें, इनको यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और ये कब से जुड़ी हुई हैं यूनिसेफ से? 2014 से जुड़ी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ये आपसे नहीं पूछेगा पेपर में, जैसे स्टेटमेंट में आ जाता है। अभी जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया, करीना कपूर खान को ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का बनाया गया, एक स्टेटमेंट ये आ गया। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है कि ये 2014 से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में भी हमने दो चीज़ें, इसीलिए मैं अलग अलग चाहता तो एक ही साथ कर सकता था, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा वो बोरिंग थोड़ा लगता है, इसलिए अलग अलग कर दिया हूँ। सब कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, फले सैम नरीमन जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, उन्होंने कितने वर्षों के विधिक कैरियर में 13,000 से अधिक मामलों की पैरवी की? ठीक है, तो याद रखिए अपने 75 वर्ष के ये फली सैम नरीमन है, ये बहुत बड़े वकील थे। इनकी अभी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों मिल चुका है। ठीक है, पद्म भूषण इनको कब मिला था? पद्म विभूषण, तो याद रखिएगा पद्म विभूषण इनको 2007 में मिला था। याद रखिए कब? 2007 में मिला था। 2007 में पद्म विभूषण। और पद्म भूषण कब मिला था? तो पद्म भूषण 1991 में मिला था, पद्म भूषण। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़े थे वकील, इसीलिए इनको जितने बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। तो पद्म भूषण 1991 में, 2007 में पद्म विभूषण मिले हैं। फली सैम नरीमन याद रखेंगे। हो सकता है आप सोचें कि ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। फली सैम नरीमन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये लॉ, मतलब ये न्याय से संबंधित है,
ये एक वकील थे। अब देखिए यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो भगवान राम की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो अरुण योगी राज ने भगवान राम की मूर्ति बनाई थी। अच्छा, आपसे अब ये पूछा जाए कि जो भगवान राम की मूर्ति बनी थी, आप देखे होंगे, मतलब सांवले कलर के भगवान राम बने हैं, वो मूर्ति कितनी ऊंचाई पर है? ठीक है, ऊंचाई पर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कितनी भगवान रामचंद्र की मूर्ति कितनी हाइट उसकी है, ठीक है, याद रखें कितनी हाइट है। तो भगवान रामचंद्र की मूर्ति 4.24 फीट की ऊंचाई पर है। किसकी? 4.24 फीट, याद रखेंगे 4.24 फीट की ऊंचाई पर है भगवान रामचंद्र की मूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़, हमको इसमें मेहनत थोड़ा सा लगता है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी आगे आपको घटनासार के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू चल रहा है। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाएगा, कभी भी मैं वीडियो घटनासार का डालूंगा तो। अरुण योगी राज द्वारा निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो बताइए कहाँ? तो ये इंडिया गेट में स्थापित की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। साइमा वाजिद को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो साइमा वाजिद को किस पद पर? WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक हैं, इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये इनको कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए थे? प्रभा अत्रे ये क्या थी? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। इनका हाल ही में निधन, ये कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनको 3 पद्म पुरस्कार मिले थे। ये किस घराना से संबंध था इनका? ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में देखे। ये किराना घराना से संबंध है इनका, किराना घराना। तो आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए? 3, ठीक है, ऐसे। या ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रभा अत्रा ये मतलब गायिका क्षेत्र में, मतलब हिंदुस्तान शास्त्रीय गायिका थी। तो हाँ, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये पूछ सकता है ये लखनऊ घराना से संबंध रखती हैं। तो लखनऊ घराना गलत काटिएगा, किराना घराना से संबंध रखती हैं। मुनव्वर राणा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो मुनव्वर राणा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये रायबरेली में हुआ था। याद रखेंगे, मुनव्वर राणा का जन्म रायबरेली में हुआ था, ठीक है। अब ये भी प्रसिद्ध हैं, क्यों ये? तो ये भी एक लोकप्रिय कविता कहते थे ये। मुनव्वर राणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, सबसे लोकप्रिय कविता कौन सी थी? तो इनको सबसे लोकप्रिय कविता माँ थी, ठीक है। एक कवि थे मुनव्वर राणा। उस्ताद राशिद खान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? उस्ताद राशिद खान, तो उस्ताद राशिद खान के शास्त्रीय संगीत में भी ये सही प्रसिद्ध थे, ठीक है। किस क्षेत्र से थे? शास्त्रीय संगीत से उस्ताद राशिद खान थे। अब देखिए यहाँ पर उस्ताद राशिद खान का निधन किस बीमारी के कारण हुआ था? तो ये कैंसर के कारण इनका निधन हो गया था, उस्ताद राशिद खान का। ये पूछ सकता है ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बदायूं से बिलोंग करते थे, बदायूं से, ठीक है, याद रखेंगे, बदायूं से बिलोंग करते थे ये। अब देखिए यहाँ पर प्रकाशम जिले में दुनिया के सबसे पुराने, अब चर्चित स्थल आ गया है, ठीक है। पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा की गई? तो प्रकाशम जिले में दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा की गई? तो ये किस विश्वविद्यालय के? बड़ोदरा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा की गई। तो प्रकाशम जिला है कहाँ? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिला है। प्रकाशम जिले में मिले शुतुरमुर्ग के घोंसले की उम्र कितनी मानी जा रही है? तो उस उम्र कितनी मांगी जा रही है उसकी घोंसले की? तो याद रखिएगा 41,000, ठीक है, वर्ष पूर्व मानी जाए, 41,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाशम जिले की खोज किन देशों के पुरातत्वविदों ने योगदान दिया था? मतलब बड़ोदरा विश्वविद्यालय ने खोज किया था, लेकिन इसमें कई देशों ने वो योगदान भी दिया था। तो कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कहीं है, देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने योगदान दिया था इसको खोजने में।
रंगापानी रेलवे स्टेशन के निकट एक भीषण रेलवे हादसा हुआ था। तो वही जो काजीरंगा वाला रेलवे हादसा था उसी के बारे में बात किया गया था। ये कब कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हुआ था। तो ये कब हुआ था, 17 जून 2024 को हुआ था। रंगापानी रेल हादसे में किस ट्रेन को कंटेनर मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। तो रंगापानी रेल हादसे में किस ट्रेन को कंटेनर मालगाड़ी ने टक्कर मारी थी। तो ये याद रखेंगे, अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस, इसी से भिड़ गए थे। ठीक है, रंगापानी हादसे का मुख्य कारण क्या था, ऑटोमेटिक सिग्नल फेल हो जाना। तो ये ट्रेन दुर्घटना से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, पड़ता बेट जो गुजरात में पड़ता है, किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हड़प्पा बस्ती की खोज की। ठीक है, बताइए किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खोज की। तो ये केरल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर हड़प्पा बस्ती की खोज की। याद रखें, केरल विश्वविद्यालय। अब पूछा जाएगा कितना वर्ष पुराना ये माना जा रहा है, तो 5200 वर्ष पुराना माना जा रहा है। ठीक है, कितना, 5200 वर्ष पुराना माना जा रहा है। नेक्स्ट, पड़ता बेट के उत्खनन में मिले प्रारंभिक हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा की वस्तुओं में से कौन सी वस्तु नहीं मिली। तो मतलब कौन कौन सी वस्तु नहीं मिली, तो याद रखिएगा, कंकाल भी मिला है, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन सोने के आभूषण नहीं मिले हैं। ठीक है, पड़ता बेट कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जिसकी अभी खोज की गई हड़प्पा साइट की। तो आपसे जीएस का भी क्वेश्चन कुछ दिन बाद बनेगा कि पड़ता बेट ये हड़प्पा साइट कहाँ पे है, बस्ती कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, ये गुजरात में है। किस विश्वविद्यालय द्वारा, केरल विश्वविद्यालय द्वारा इसको खोजा गया। अब देखिए, महमूद नगर, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि महमूद नगर के ज़िले गंगापुरम में 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज कब की गई। तो ये पहले ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, महमूद नगर ज़िला। ठीक है, जो अभी प्रकाशम ज़िला कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। महबूब नगर ज़िला ये तेलंगाना में पड़ता है, याद रखिएगा, तेलंगाना में पड़ता है। अब पूछ रहा है, जिले में गंगापुरम में 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज की गई, कब की गई। तो ये मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो मैं लिख दिया हूँ आपको। तो ये मार्च 2024 से, ये मत उतना याद करिए, ये याद करिए कि महमूद नगर जिले में गंगापुरम में 9 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज की गई है। ठीक है, अब ये पूछेगा कि महमूद नगर जिले में गंगापुरम में खोजे गए शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। तो ये किस राजवंश से, चालुक्य राजवंश से संबंधित है। किससे, चालुक्य राजवंश से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर नीचे और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 13 मई 2024 को किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। तो ये किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, तो ईबू जो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, इसी में भीषण विस्फोट हुआ। अब देखिए, इंडोनेशिया में लगभग कितने सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये सब रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, इंडोनेशिया का कौन सा जलवायु उत्तरी सुलिवान प्रांत में स्थित है। तो वो जलवायु कर रहे हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, तो देखिए जलवायु निकल रहा है ज्वालामुखी का। तो याद रखिए, इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी उत्तरी सुलवेसी प्रांत में स्थित है। तो रुआंग माउंटेन। ठीक है, रुआंग माउंट ये सुलावेसी प्रांत में है। तो इतना आपको याद करना है। रुआंग माउंट अगर मैं पूछूं तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर, इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 127 है, और ईबू जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, याद रखिएगा, ये अभी यहीं पर विस्फोट हुआ। ठीक है, ईबू ज्वालामुखी में। और ये रुआंग है, रुआंग में कई मतलब शायद ये 2023 अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है सुर्खियों में है ईबू है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, कर्नाटक के कोडागु जिले में बहने वाली कौन सी नदी भीषण गर्मी के कारण सूख गई। तो कौन सी ऐसी नदी है जो भीषण गर्मी के कारण सूख गई। तो बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो भीषण गर्मी के कारण सूख गई। तो याद रखेंगे, लक्ष्मण तीर्थ नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी ये भीषण गर्मी के कारण सूख गई। लक्ष्मण तीर्थ नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ से, कोडागु के जंगलों से निकलती है। ठीक है, ये कर्नाटक में है, लक्ष्मण तीर्थ नदी प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब न्यूज में है, पूछ सकते हैं। अब देखिए ये 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें
न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? तो बताइए न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर पूर्व लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, मैं पीडीएफ में सही कर दिया हूँ, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। ठीक है, याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। ये पीडीएफ आने से पहले 1 से 2 बार मैं पूरी तरह से चेक करता हूँ, कहाँ कहीं पे थोड़ा भी अगर मिस्टेक रहता है उसको सही करता हूँ। ठीक है, तो एकदम ये सब पीडीएफ एकदम सही आपको लिखे गए हैं, जैसे भी है घटना सार में वैसे ही आपको क्रिएट करके दे दिए जाते हैं। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? कई जगह कई कई रेयर केस में कहीं कहीं थोड़ा सा घटना सार में गलत कर दिए थे हैं, तो उसको भी मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2-3 बार मैं मिलाता हूँ, देखता हूँ खुद से, कहाँ कहीं भी मिस्टेक हो तो उसको सही करता हूँ पूरी तरह से। ठीक है, तो न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा 15 मई 2024 को की गई। याद रखेंगे, 15 मई 2024 में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये यहाँ पर आपातकालीन लगाया क्यों गया था। ठीक है, जब इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने डिटेल में बताया है, क्योंकि ये फ्रांसीसी का एक विदेशी द्वीप क्षेत्र है। यहाँ पर वहाँ के जो निवासी रहते हैं वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं कि हमको स्वतंत्र कर दिया जाए फ्रांस से। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर हिंसक घटनाएं होती हैं, इसी को शांत करने के लिए आपातकालीन की घोषणा की गई थी। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया की सीमाएं किससे नहीं लगती? तो ये न्यू कैलेडोनिया की सीमाएं मलेशिया से नहीं लगती हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यू पपुआ गिनी वहीं के बीच में आपको न्यू कैलेडोनिया पड़ता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया द्वीप बैबोट में समुद्री पक्षियों की हानि का मुख्य कारण क्या था? तो समुद्री पक्षियों का मुख्य हार का एक चक्रवात था जिसका नाम इल्सा था। इसे ही मतलब हानि का मुख्य कारण था। ठीक है, इसीलिए ये समुद्री बहुत हजारों की लाखों की संख्या में ये समुद्री पक्षियाँ मर गई चक्रवात इल्सा के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को किस संगठन में मापन विज्ञान और विश्लेषण का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अब जो नवीनतम नियुक्तियां हैं उनको देख लीजिए। इस नियुक्तियां को जो पढ़ाने जा रहा हूँ नियुक्तियां को, इनको पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इनको बार्क इंडिया में, ठीक है, बार्क इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है साइमन मैक को किस भारतीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसी का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखेंगे, एआई यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया साइमन मैक। जॉन सुलोवन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का इसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जॉन सलेवन को। ठीक है, नहीं देखते हैं 54 नंबर का। कपिल सिब्बल को किस संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो कपिल सिब्बल को किस संगठन का अध्यक्ष? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ईदा सिसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको पहली महिला महापुलिस निदेशक? तो ये किस राज्य की? मेघालय राज्य की, ये मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र की ये पहली महिला डीजीपी है। ठीक है, ईदा सिसा नोगरांग, इनके बारे में मैंने कम से कम 7 से 8 बार इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। अब यहाँ पर देखते हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को कब नौसेना का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है? तो बताइए, नौसेना का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। अभी देखिए, जो आपका उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है, मैं कभी आपको उस वीडियो को भी लाऊंगा, उस क्वेश्चन को भी लाऊंगा जो हमने क्वेश्चन करवाया है। लगभग पूरी क्वेश्चन घटना चक्र के या कोई भी हमने पढ़ाया है, वहाँ पर पूरी लगभग क्वेश्चन फंस चुके हैं। ठीक है, मैं कभी आपको वीडियो उसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और जो हमने आपको पढ़ाया है। तो आप खुद ही देख लीजिए, मेरा पीछे वीडियो देख लीजिए, ना ही तो मैं डालूंगा ही,
ठीक है, तब भी देख लीजिएगा। जो जो हमने बनाया है नोट्स में अपने, हर एक नोट्स से क्वेश्चन आपके वहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन मतलब मैंने उत्तराखंड स्पेशल के कुछ वीडियो नहीं डाल पाया था, उसी का नहीं आया था, और जितने भी वैसे सामान्य जीएस थे वो सभी आ गए थे। ठीक है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को कब नौसेना का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? तो ये आप देखिए यहाँ पर ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि कब सौंपा गया, ये सब मत याद करिए, ये तो मैं ये आपको ये इम्पोर्टेंट है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसको? दिनेश कुमार को एडमिरल का मतलब इनको नौसेना का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कब सौंपा गया। तो याद रखेंगे 30 अप्रैल 2024 को, मतलब अभी रिसेंट में ही सौंपा गया, 30 अप्रैल 2024। नेक्स्ट देखते हैं मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती ने किस संगठन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो किस संगठन का? तो आकाशवाणी समाचार, आकाशवाणी समाचार का इनको प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, जेठा अहीर को किस संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो जेठा अहीर को किस संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड, नाफेड का इनको अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नाफेड का जेठा अहीर, मौसमी चक्रवर्ती, आकाशवाणी समाचार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं 59 का दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक संघ का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब देखिए दिलीप सिंघानी को भारतीय किसान उर्वरक इफको का अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कब चुना गया ये भी बता दें, 9 मई 2024 को। तो ये इंपॉर्टेंट ये है, भारतीय किसान उर्वरक संघ इफको का अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने, ये याद रखिए। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जीएसटी न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, याद रखेंगे संजय कुमार मिश्रा हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी किस बैच के प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं? तो ये 1987 है। तो मैं पूछूं प्रदीप कुमार त्रिपाठी को किसका सचिव नियुक्त किया गया है? तो पीएम वहाँ दे सकता हूँ, गृह मंत्री, किसी का भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको क्या लगाना है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? लोकपाल का सचिव। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक के रूप में 2024 से 29 के लिए किसे चुना गया है? तो बताइए 2024 से 29 के लिए डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को चुना गया है। किसको? डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को चुना गया है। IIFT ने किसे संस्थान का नया कुलपति नियुक्त किया गया? बताइए IIFT ने किसे संस्थान का नया कुलपति नियुक्त किया? तो ये राकेश मोहन जोशी, इन्हीं को संस्थान का IIFT। अब IIFT क्या है याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसी का इनको अध्यक्ष IIFT का राकेश मोहन जोशी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मनोज पांडा को किस आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है। मनोज पांडा को तो किस आयोग? 16वें वित्त आयोग, याद रखेंगे 16वें वित्त आयोग का इनको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को किस मंत्रालय और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में नियुक्त किया गया है? तो ये किसको? किसमें? नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, याद रखेंगे नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय में। ठीक है,
डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन ने पशु और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसका स्थान लिया है? तो आपको एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इन्हीं को याद रख लीजिए। डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? मोनिक इलोइट का नाम स्थान लिया है, ठीक है, मोनिक इलोइट। अब देखिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस पद पर? तो ये थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, याद रखेंगे। उपेंद्र, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस पद पर? थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किसकी सेवानिवृत्ति के बाद थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो किसकी? तो मतलब ये सेवानिवृत्ति के बाद मनोज पांडे, ठीक है, जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद लेफ्टिनेंट ये थल सेना अध्यक्ष कौन में बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं संजू पुरी को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजू पुरी को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे ये भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजू पुरी को, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू पुरी। वही देखिए दोनों बार कैसे भी पूछ सकता है कि संजू पुरी को किस संगठन का अध्यक्ष? भारतीय उद्योग परिसंघ का, या ऐसे पूछ सकता है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे? संजू पुरी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया हर्षित सिंघानिया को किस संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो हर्षित सिंघानिया को इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का, ठीक है, उपाध्यक्ष चुना गया है। किसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन प्रबंधक निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो इसको किसको? संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय सांपला के बारे में तो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। अब किसको नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किशोर मकवाना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। किसका स्थान? विजय सांपला का स्थान लिए हैं। किसका? विजय सांपला का स्थान लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय बैंक ऑफ संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय बैंक ऑफ संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बताइए। तो ये कौन बने हैं? तो आईबीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? एमबी राव बने हैं। प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवनीत सहगल को नियुक्त किया गया प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं एमबी राव किस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं? तो ये स्टेट बैंक के जो अभी किसके बने हैं? आपके आईबीए के प्रबंध निदेशक, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय बैंक संघ के निदेशक वही बने हैं एबी राव, ठीक है। ये किसके हैं? सॉरी, ये एबी राव ये सेंट्रल बैंक के हैं, ठीक है, ये गलत लग गया। ये सेंट्रल बैंक के सीईओ हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, ठीक है। ये स्टेट बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक। संजय नायर को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजय नायर को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त? एसोचैम, ठीक, एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया संजय नायर को। अब देखिए यहाँ पर सदानंद वसंत दाते को किस संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत दाते, तो इनको किस संगठन का? एनआईए, ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसी का। नेक्स्ट देखते हैं नलिन प्रभात को किस पद पर नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात, तो नलिन प्रभात को किस पद पर नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद, ठीक है, याद रखेंगे, पीयूष आनंद बने हैं एनडीआरएफ के महानिदेशक। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में ज्योति बिज को, याद रखेंगे, ज्योति बिज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंह यादव को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। इसे कृष्णा एला को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कृष्णा एला को, तो कृष्णा एला को भारतीय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, याद रखिएगा IVMA, इसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति, याद रखेंगे ईरान के राष्ट्रपति तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये थोड़ा सा जैसे पुराना क्या लगभग मई का होगा या अप्रैल का होगा करंट, तो उसी का करंट है। लेकिन अभी उस समय कार्यवाहक नियुक्त हुए थे। कौन? मोहम्मद मुखबर, तो याद रखेंगे मोहम्मद मुखबर कार्यवाहक नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पर जो जून में आपका करंट आया है, तो जून में भी आपका अभी रिसेंटली जून या जुलाई के आसपास, ठीक है, कौन यहाँ पर एक मतलब एक चुनाव हुआ यहाँ पर, और उस चुनाव में मसूद, याद रखेंगे ये कार्यवाहक थे, मोहम्मद मुखबर ये कार्यवाहक थे। लेकिन अगर देखते हैं ये मसूद पेजेसिकान, याद रखेंगे पेजेसिकियान, ठीक है, मसूद पेजेसिकियान, ये कहाँ के? ये अभी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक, इलेक्शन हुआ यही चुने गए मसूद पेजेसिकियान, ठीक है। और मोहम्मद मुखबर कार्यवाहक नियुक्त किए गए थे, मतलब कुछ कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, रश्मि शुक्ला को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का पहला महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र का पहला महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए, ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। कौन? अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, मियाँ ओको को किस संगठन के लिए भारत का नया देश निदेशक नियुक्त किया गया है? किस संगठन के लिए भारत का नया देश निदेशक? देखिए ADB में क्या होता है, देश का, हर देश का एक निदेशक नियुक्त किया जाता है। तो एशिया विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। BBC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो समीर शाह को, डॉक्टर समीर शाह को BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्था परिषद ICFRI की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो बताइए कौन बनी हैं? ये कंचन देवी बनी हैं। कंचन देवी किसे दक्षिण एशिया के लिए ADB का निदेशक बनाया गया? वही क्वेश्चन फिर मियो ओका, ठीक है, मियो ओका। 93 का नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के तहत ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को, अब योजना से क्वेश्चन बने हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में 2 पायलट परियोजनाएं चलाई जा रही। तो महिला सशक्तिकरण, इसको मेंस में भी रखिएगा कि जो ड्रोन दीदी योजना है ये महिला सशक्तिकरण के लिए योजना है। ठीक है, कहाँ पर? नोएडा हैदराबाद में 2 पायलट प्रोजेक्ट परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। ठीक है, ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत किस कंपनी को के साथ केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने हस्ताक्षर पर समझौता किए हैं, समझौते ज्ञापन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य क्या है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और पौधारोपण करना। एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने किया था? इसका शुरुआत 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, ठीक है, NFIES के तहत कुल कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसके तहत कुल कितनी राशि आवंटित की गई? 2254.43 करोड़। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल कब और किस स्थान पर शुरू की? तो याद रखेंगे ये बहुत अच्छी योजना है, ये आपके पेपर में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 मई 2024 को बाल विद्या परिषद मणिपुर में की गई। ठीक है, 5 मई 2024 को बाल
विद्या परिषद मणिपुर में। ये क्या होता था, तो मणिपुर में जो हिंसा हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों की पढ़ाई लॉस हुई थी, ठीक है। उसी की भरपाई करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, मतलब एक बस होता था, वो जो शिविर लगाया गया था उसी शिविर के अंदर जाता था। उसमें पुस्तकालय होता था, कंप्यूटर, खेल का सामान सब कुछ रखा रहता था और वहाँ बच्चे कुछ सीखते थे, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य, तो उसका उद्देश्य क्या है, मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समर्थन करना, ठीक है। यही है इसका उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना की कुल कितनी राशियां आवंटित की गई हैं, तो बताइए कि कुल कितनी राशियां आवंटित की गई हैं। तो 6,000 करोड़, याद रखेंगे 6,000 करोड़ आवंटित की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं ड्रोन दीदी योजना। तो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किसने किया था, अभी हम ऊपर बताए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब, 5 जून को किया था, ठीक है। सॉरी 5 जून नहीं, 5 जून तो आपका एक पेड़ माँ के नाम, याद रखिए, अभी वही दिमाग में था। एक पेड़ माँ के नाम का शुभारंभ किसने, देखिए ड्रोन दीदी का, इसका भी शुभारंभ किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और एक पेड़ माँ के नाम, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया था। बस अंतर इतना है, उसको जो एक पेड़ माँ के नाम, तो वो उसमें पेड़ से बात रिलेटेड बातें हैं, तो वो 5 जून को। अब ये ड्रोन दीदी योजना कब लॉन्च की गई थी, तो इसको लॉन्च किया गया था 11 मार्च 2024 को, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। ड्रोन दीदी योजना ये नरेंद्र मोदी द्वारा कब, 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जिनको स्लो लगेगा प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, कि ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सितंबर 2024 तक कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है, तो सितंबर 2024 तक यहाँ पर 80 करोड़, ठीक है, 80 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। अगर आपसे पूछे कि सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, लेकिन यहाँ पर 2025 तक कितने, तो 2025 तक, याद रखिएगा 2025 मार्च तक, ठीक है, मार्च 2025 तक कितने, यहाँ पर 140 करोड़, 2 टारगेट बनाया गया है। एक मार्च 2025 तक टारगेट पूछ सकता है कि मार्च 2025 तक कितने करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट रखा गया है, तो 140 करोड़ मार्च 2025 तक। अगर पूछे सितंबर 2024 तक, सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़, तो सितंबर वाला कम पूछेगा, ये मार्च वाला ज़्यादा पूछ सकता है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत कौन से नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे, तो NFASU के अतिरिक्त ऑफ कैंपस और नए CFSL, ठीक है, यही स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना को कब मंजूरी प्रदान की, तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना को कब मंजूरी प्रदान की, तो ये 5 जून 2024 को, ठीक है, 5 जनवरी 2024 को मंजूरी प्रदान की, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान योजना 5 जनवरी 2024 को मंजूरी प्रदान। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान योजना की अवधि कितनी है, तो बताइए अवधि कितनी है, एक मिनट, सॉरी, तो इसकी अवधि 21 से 26 वर्ष की है, ठीक, वो 2021 से 2026 तक है। पृथ्वी विज्ञान योजना की कुल लागत कितनी अनुमानित है, तो कुल लागत 4,797 करोड़ अनुमानित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 105 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान योजना में कुल कितनी उप योजनाएँ शामिल हैं, कुल कितनी उप योजनाएँ शामिल हैं, तो कुल 5 उप योजनाएँ शामिल हैं, ठीक है। थ्योरी में डिटेल में बताया हूँ कौन कौन सी योजनाएँ हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कब की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये 22 जनवरी 2024 को किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक परिवार हर महीने कितनी यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकता है? तो कितनी यूनिट तक? लगभग 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस योजना में प्रधानमंत्री जी ने कहा है लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि लगभग 1 करोड़ घर के ऊपर छत पर सौर क्षमता स्थापित करना, मतलब सोलर पैनल स्थापित करना, रूफटॉप, जो रूफटॉप होता है वहाँ पर इनबिल्ट करना, ठीक है, रूफ पर। तो याद रखेंगे 1 करोड़ घरों तक लक्ष्य है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है, याद रखिएगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि 2030 तक जो भारत का कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो अनुमानित लक्ष्य है वो कितना है? तो 500 गीगावाट। याद रखिएगा, आप वहाँ मेंस में लिख भी सकते हैं कि जो 500 गीगावाट तक का जो लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको इसी के थ्रू हो, मतलब कुछ हद तक पाया जा सकता है। जो 500 गीगावाट से नवीन, ये पूरा मतलब बिजली नहीं, कोयला वाला नहीं है, ये सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा 500 गीगावाट 2030 तक पहुंचने का लक्ष्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस लक्ष्य का समर्थन ये करता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? अभी देखिए बताएं, 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, राधा कृष्ण समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो राधा कृष्ण समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो ये किस उद्देश्य से किया गया बताइए? तो ये इसका उद्देश्य प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया और विश्वसनीय को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया, ठीक है। किससे? प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राधा कृष्ण समिति का गठन कब किया गया? तो ये बताइए कब किया गया इसका गठन। थोड़ा सा मैं आपको समय इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने इसका थ्योरी का पार्ट आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये कब किया गया? तो ये कब? 22 जून 2024 को। याद रखेंगे 22 जून 2024 की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है, राधा कृष्णन समिति। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है किस लिए गठित की गई थी। तो याद रखिएगा, जो परीक्षा में ये नकल हो जाता है, मतलब नकल जो लीक हो जाता है पेपर, उसी से रिलेटेड इसी समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष कौन है राधा कृष्ण समिति का? तो इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, करा समलैंगिक मामलों में समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में किया गया। देखिए, समलैंगिक मामले में समिति का गठन कब किया गया? तो ये याद रखिएगा, राजीव गौबा की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। कब किया गया इसका गठन? तो 16 अप्रैल 2024 को, 16 अप्रैल 2024 को इसका गठन किया गया। हाँ, समलैंगिक मामले में समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो किस उद्देश्य से किया गया? तो इसको किस उद्देश्य से किया गया? समलैंगिक समुदायों के लोगों की समस्याओं की पहचान और समाधान करने के लिए किया गया, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है, कहाँ से ये होगा ये नहीं, ठीक है, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समलैंगिक मामलों की समिति का गठन किस मामले के सुझाव पर किया गया? तो सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार का एक मामला था, उसी समिति के सुझाव पर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए, ठीक है। तो उपवर्गीय, जैसे कोई अनुसूचित जाति है उनका उपवर्ग बना दिया है, तो उसकी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैबिनेट सचिव लेवल पर हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समिति का गठन किया गया, तो कब किया गया इसका गठन? तो ये जनवरी 2024 में किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए अनुसूचित जातियों के लिए उपवर्गीकरण के लिए समिति में कितने सदस्य शामिल
हैं। तो कितने सदस्य शामिल हैं इसमें? इसमें 5 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पूछा जाएगा कि किसकी अध्यक्षता में, तो ये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ये किया गया और ये 2024 में किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी मतलब इस समिति की अध्यक्ष मतलब गठन किस सन में किया गया। ठीक है, मतलब आगे चल के। ठीक है, तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के समिति के सदस्यों में निम्नलिखित कौन शामिल है? तो कौन इसमें शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? इसमें कानून मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। याद रखेंगे, कानून मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। सिर्फ कानून मंत्रालय के सचिव ही नहीं, इसमें गृह मंत्रालय के सचिव भी आ जाएंगे और सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव भी आ जाएंगे। ठीक है, और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सचिव भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गृह मंत्रालय के सचिव, कानून मंत्रालय के सचिव, जनजातीय मामलों के सचिव, ठीक है, सामाजिक तथा न्याय मंत्रालय के सचिव, ठीक है, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो याद रहा। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जो कैबिनेट सचिव हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण के लिए। ठीक है, तो कई इसमें मंत्रालय हैं। ठीक है, और सचिव लेवल पर। नेक्स्ट देखते हैं, समलैंगिक मामलों की समिति में कितने सदस्य शामिल हैं? तो बताइए, समलैंगिक मामलों के में कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसमें 6 सदस्य शामिल हैं। समलैंगिक मामलों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष अभी बताएं, 2024 में। ठीक है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नया क्वेश्चन, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNF का 19वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो बताइए, 19वां सत्र कब आयोजित किया गया? 6 से 10 मई 2024 के बीच में आयोजित किया गया। कब? 6 से 10 मई 2024 के मध्य आयोजित किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत 6G 2024 प्रदर्शनी का आयोजन कब और कहाँ किया गया? कब और कहाँ किया गया भारत 6G? तो ये कहाँ, कब और कहाँ गया? 15 मई 2024 को नई दिल्ली में किया गया। कब? 15 मई 2024 को नई दिल्ली में किया गया। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बताए थे ना, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 6 से 10 मई 2024 को। ठीक है, याद रखेंगे, 6 से 10 मई 2024 को। यहाँ देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये रॉटरडैम में किया गया। ठीक है, रॉटरडैम में। रॉटरडैम का नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 भारत ने किस मंत्रालय द्वारा अपना मंडप स्थापित किया? तो भारत ने किस मंत्रालय द्वारा अपना मंडप स्थापित किया? तो ये केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा। 126 नंबर का, 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई? 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? 20 से 30 मई 2024 को दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर बैठक हुई? ये 20 से 30 मई 2024 को दिल्ली में। यहाँ पर 10वां विश्व जल मंच 2024 की थीम क्या थी? तो 10वां विश्व जल मंच 2024 की थीम क्या है थी? तो साझा समृद्धि के लिए जल। याद रखेंगे, साझा समृद्धि के लिए जल। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन कहाँ, कब और कहाँ? तो ये 16 से 18 अप्रैल 2024 को अबू धाबी में आयोजित हुआ। कहाँ? 16 से 18 अप्रैल 2024 को अबू धाबी में। अब यहाँ पर देखिए, 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो बताइए, मुख्य विषय क्या था? तो युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। ठीक है, तो युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण, 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? बताइए, विश्व व्यापार, तो ये भी कहाँ हुआ? 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक अबू धाबी में हुआ। कहाँ पर? 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के अबू धाबी में हुआ। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का मुख्य विषय क्या था? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का मुख्य विषय क्या था? लोगों को ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का यही थीम था। ठीक है,
परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 21 मार्च 2024 को ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला है, इंपॉर्टेंट होगा। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14 सम्मेलन की 14वीं बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई? कब और कहाँ आयोजित की गई? 12 से 17 फरवरी 2024 को समरकंद में आयोजित की गई। कहाँ पर? समरकंद में। नहीं, देखते हैं पृथ्वी विज्ञान योजना की कुल कितनी लागत अनुमानित है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना की कुल कितनी लागत अनुमानित है? तो अभी बताए थे कितनी लागत, 4,797 करोड़ रुपए। अब देखिए वही क्वेश्चन डबल बार आ चुका है। ये देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत परिवार को कितनी बिजली यूनिट? 300 यूनिट। राधा कृष्ण समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका किस उद्देश्य से किया गया? परीक्षा में विश्वसनीयता और पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2024 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये कब और कहाँ किया गया, ये बताइए। तो ये कब और कहाँ किया गया? 13 से 16 फरवरी 2024 को दुबई में किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? तो बताइए इसकी थीम कितनी क्या? मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वार। ठीक है, द्वारा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, याद रखेंगे, बियॉन्ड बाउंड्रीज इसकी थीम थी। 140 नंबर को देखते हैं, 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। बिंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? बिंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम, तो इसकी थीम थी बिंग्स इंडिया की 2024 एक्सपो की थीम, तो अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। तो भारतीय नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना, यही इसकी थीम थी, इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे कि जो बिंग्स इंडिया 2024 एक्सपो हुआ ये कहाँ हुआ इस बार, तो याद रखेंगे ये कहाँ हुआ? 18 से 21 जनवरी, याद रखें 21 जनवरी 2024 के में हैदराबाद में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पर हुआ बिंग्स इंडिया। ठीक है, बिंग्स इंडिया 2024 एक्सपो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये अभी क्वेश्चन आएगा, शायद आएगा या नहीं, मैं बता ही देता हूँ। ये जो ये वाला क्वेश्चन था, ये 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कब हुआ? ये 17 से 20 फरवरी, याद रखें 17 से 20 फरवरी फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, फरीदाबाद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, ये फरीदाबाद में हुआ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? ये मुंबई में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ लीग एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये बताइए इसका मतलब उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, और समापन किसने किया? तो इसका समापन राष्ट्रपति ने किया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। समापन, उद्घाटन। अभी आपका आरओ पेपर जो हुआ था, जो कैंसिल हो गया, वो क्या हुआ? उसमें उद्घाटन समारोह और समापन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ लीग एजुकेशन एसोसिएशन एंड कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन मोदी जी ने किया और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कब और कहाँ हुआ, ये बताइए।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कब हुआ और वो कहाँ हुआ? तो 12 जनवरी 2024 को मुंबई में, याद रखिएगा 12 जनवरी 2024 को मुंबई में। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था गैर संचारित जीर्ण रोग आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन, इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा गया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की थीम क्या थी? बताइए इसकी थीम क्या थी? तो इसके बियॉन्ड बाउंड्रीज, ठीक है, बियॉन्ड बाउंड्रीज इसकी थीम थी। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन, तो ये देखिए अभी वही क्वेश्चन है, फरीदाबाद में, ठीक है। अब देखिए बिंग्स इंडिया एक्सपो की थीम क्या थी? तो बिंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? तो अभी हमने यही बताया, इसमें आधा लिखा गया, वहाँ पूरा लिखा गया था। अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, इसके बाद भारत नागरिक उड्डयन @2047 तक मंच तैयार करना, ठीक है। अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, अगर आपको इतना ही याद है तब भी वहाँ कर देंगे सही, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 2 बार ले लिया था, ठीक है, कि बिंग्स इंडिया 2000 कहाँ पर आयोजित हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ, ठीक है, जनवरी मंथ में। अब यहाँ देखिए भारत में रत्न और आभूषण सेक्टर 2023 तक निर्यात को कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? तो बताइए ये कितना? तो ये $75 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य है। 2047 तक कितना है? तो 2047 तक $100 बिलियन लक्ष्य है, ठीक है। तो 2030 तक 75, सिर्फ मतलब 17 साल में तो 25 ही कर पाएंगे, तो 17 साल में कितना है? ये $100 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तो ज़्यादा ही है, 30 तक जान लीजिए। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल 2000 सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? जिसकी उद्घाटन मोदी जी ने किया था, समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अब देखिए इसका पूछ रहा है मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय है न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जलवायु सम्मेलन 2024 का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु सम्मेलन 2024 का उद्देश्य भारत में हरित परिवर्तन को डिकोड करना, भारत में हरित परिवर्तन को डिकोड करना इसका थीम है। अब यहाँ पर देखिए टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कब किया? टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन मई 2024 में किया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा, किस विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? टोक्यो विश्वविद्यालय ने। अब कहाँ पर है ये? तो चिली के आटाकामा में। अक्सर वहीं पर ही वेधशाला और ये जो स्कोप वहीं पर ही इनबिल्ट किए लगाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा मतलब देखा जाता, वहाँ से परफेक्ट व्यू दिखता है, ठीक है, ब्रह्मांड या हमारे सौरमंडल का, अंतरिक्ष का, ठीक है। तो यहीं पर आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो चिली के आटाकामा रेगिस्तान में किया गया है। देखिए अब देखिए आटाकामा वेधशाला के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। आटाकामा वेधशाला का केंद्र और सॉरी वो दूसरा पेन सेलेक्ट हो गया था इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब देखिए कितनी ऊंचाई है? तो कितनी ऊंचाई है? 5640 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। आटाकामा जो वेधशाला है केंद्र में कौन सा उपकरण है? तो आटाकामा वेधशाला के केंद्र में कौन सा उपकरण है? तो ये कौन सा उपकरण है? 6.5 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ठीक है, इसी से देखा जाएगा, ठीक है। आटाकामा वेधशाला को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाजा गया, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड इसी से नवाजा, इसी में आ गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आटाकामा वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना, तो ये सही है आटा, ठीक है। तो ये देखिए आटाकामा वेधशाला की स्थित किस शिखर पर है? तो ये क्या है? सेरो चाजन तोर, ठीक है, इसी शिखर पर है। किस पर? आटाकामा वेधशाला की स्थित किस शिखर पर है? सेरो चाजन तोर स्थित पर है, ठीक है, यहीं पर ये स्थित है, ठीक है, आटाकामा वेधशाला। नेक्स्ट देखते हैं आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय ने किया? तो ये किस विश्वविद्यालय ने किया? तो ये टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया। किसने? टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया, अभी बताया हम।
आटाकामा वेधशाला मुख्य विषय किस प्रकार अवलोकन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो किस प्रकार के ब्रह्मांडीय अवलोकन पर। तो वही देखिए बार बार वही आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार लिख ले दिया ताकि आपको इसके बारे में पूरी तरह से याद हो जाए। टोक्यो विश्वविद्यालय आटाकामा वेधशाला कहाँ पर है इसके बाद, ठीक है। आटाकामा वेधशाला की स्थापना किस क्षेत्र के वैज्ञानिकों की भागीदारी रही? तो ये एशियाई, ठीक है, जापान तो एशिया में ही है। अब देखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया? तो ये बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया? सौरभ एच मेहता ने, ठीक है, सौरभ एच मेहता ने। दुनिया का सबसे पहले 100 बायोडिग्रेडेबल पेन के बाहरी हिस्से किससे बनाया जा सकता है? बांस, कागज और धातु, इससे बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब जो पेन लेते हैं ना, फेंक देते हैं आप, अब ये बायोडिग्रेडेबल पेन बनेगा, कहीं भी फेंक देंगे वो मतलब ज़मीन के अंदर ही चला जाएगा, मतलब उसका ही पता नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। अभी जो पेन फेंकते हैं उसको 5 साल बाद देखेंगे वैसे ही बना रहेगा, नीचे मिलेगा, ठीक है। तो आईआईटी पटना को किस प्रकार का पेटेंट मिला है? तो हल्के कम्पैक्ट इन्वर्टर का पेटेंट मिला है। आईआईटी पटना के हल्के कम्पैक्ट इन्वर्टर में बैटरी इन्वर्टर को एकीकृत करके वजन कितना कम कर दिया गया है? तो लगभग 80% कम कर दिया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले किस कंपनी ने प्रदर्शित किया? तो ये किस कंपनी ने? एलजी ने प्रदर्शित किया। मतलब ट्रांसपेरेंट ऐसे रख देंगे तो पीछे भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। मान दीवार ये यहाँ पर रख दिए, पीछे क्या है, मान लीजिए पीछे किचन है और यहाँ पे बैठने वाला है, ठीक है, और यहाँ पर टीवी बीच में है, तो किचन में देख सकते हैं, इसी टीवी के अंदर ही देख सकते हैं किचन में क्या खाना बन रहा है। अगर सामने टीवी है, ठीक है, एकदम बड़ी सी टीवी है, ठीक है, तो पीछे देख सकते हैं किचन में खाना क्या बन रहा है, ठीक है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी का डिस्प्ले किस आकार का है? तो ये 77 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति की लंबाई कितनी है? तो ये 310 मीटर। आईआईटी कानपुर में देश की पहली हाइपर बोलिस्टिक एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का क्या नाम दिया है? तो उसका क्या नाम है? जिगर ठंडा, ठीक है, जिगर ठंडा। जो लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे उनको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन कर दे रहे होंगे। आईआईटी कानपुर की हाइपर बैलिस्टिक एक्सपेंशन टनल की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 24 मीटर है, याद रखेंगे, 24 मीटर है। अब यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अटलांटिक तट पर प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किस तकनीक से किया है? तो ये किस तकनीक से किया है? अंडर वाटर मैपिंग तकनीक से। चीन का चंद्र मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुर्खियों में है। चांग 6 कब चंद्रा की सतह के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा? तो वो कौन सा डेट था जब वो लौटा? ठीक है, 25 जून 2024 को। उतरा कहाँ? मंगोलिया के क्षेत्र में उतरा था ये। तो ये क्या है? चांग 6 मिशन कैप्सूल पृथ्वी पर कहाँ लैंड किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में। वहाँ पर दे सकता है प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, कोई भी दे सकता है, लेकिन आप कहाँ दिखाएंगे? आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में, ठीक है, भूमि क्षेत्र में उतरा था, ठीक है। चांग 6 मिशन चंद्रमा से लौटाए गए नमूने किस प्रकार से? चट्टान और मिट्टी के नमूने थे, ठीक है, किसके? चट्टान और मिट्टी के नमूने थे। यहाँ पर देखते हैं अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा किस प्रकार के रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? तो बताइए किस प्रकार के रॉकेट का सफल परीक्षण? तो ये किस प्रकार के वर्ड? तो ये सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट, ठीक है, पहला था ये, ठीक है, भारत का। अभी देखिए यहाँ पर इसके बारे में कई क्वेश्चन है। अग्नि कॉस्मोस ने अपना परीक्षण रॉकेट अग्निबाण किस तारीख को लॉन्च किया? तो किस तारीख को लॉन्च किया? 30 मई 2024 को लॉन्च किया। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने रॉकेट अग्निबाण को किस स्थान से लॉन्च किया? तो किस स्थान से लॉन्च किया? श्री हरिकोटा से लॉन्च किया। यहाँ देखिए अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा परीक्षण किया गया रॉकेट अग्निबाण कितनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था? तो कितनी ऊंचाई तक? तो 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाने में डिजाइन किया गया था।
अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए अग्निबॉल रॉकेट का परीक्षण किस प्रकार का था? तो ये किस प्रकार का था? तो सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर था। ठीक है, किस प्रकार का था? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर रॉकेट, इसी प्रकार का ये परीक्षण था। नासा ने 25 मई 2024 को किस प्रकार के उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो जलवायु उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यहाँ पर देखते हैं, नासा के प्रीफायर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नासा के प्रीफायर मिशन का उद्देश्य है पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना। पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना। यहाँ पर देखते 182 नंबर का क्वेश्चन, प्रीफायर मिशन में कितने क्यूबसेट सेटेलाइट शामिल हैं? प्रीफायर मिशन में 2 क्यूबसेट शामिल हैं। ठीक है, प्रीफायर मिशन के उपग्रहों को किस प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर लगा है? इसमें थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर प्रीफायर मिशन के उपग्रह किस क्षेत्रों के ऊपर से इंफ्रारेड माप लेंगे? तो आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों की बात हो रही है, तो वहीं पर माप लेंगे। और क्या, प्रीफायर मतलब ध्रुव, याद रखिएगा ध्रुव से रिलेटेड है। ठीक है, नहीं तो जो ध्रुवों पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसका अध्ययन करने के लिए प्रीफायर मिशन। तो ना ये पूछ सकता है ये किसका मिशन है? नासा, इसरो। तो ये नासा का मिशन है। ये क्या करता है? जो ध्रुवों पर हीट मतलब उत्सर्जित होती है, ठीक है, उसी का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का निर्माण की योजना किस राष्ट्रपति ने मंजूरी दी? तो किस राष्ट्रपति ने मंजूरी दी? रूस के राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के पहले चरण में किस क्षेत्र में स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो किस क्षेत्र में स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। अब यहाँ पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के दस्तावेज कब प्रकाशित हुए? तो ये कब प्रकाशित हुए? तो 12 जून 2024 को प्रकाशित हुए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, ऊपर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नासा का प्रीफायर मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये किस इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रीफायर मिशन के अंतर्गत उपग्रहों द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी से किस विषय पर प्रकाश डाला जा सकता है? तो ध्रुव है ना, तो अभी ध्रुव, पृथ्वी के ध्रुवीय घटनाएं, जलवायु परिवर्तन। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको को किस मील का पत्थर हासिल किया? तो उन्होंने किस मील का पत्थर हासिल किया, मतलब कि कौन सी उपलब्धि उन्होंने हासिल किया? तो 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का उपलब्धि उन्होंने हासिल कर लिया। ओलेग कोनोनेंको ने किस स्थान पर 1000 दिन पूरे किए? तो वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 1000 दिन पूरा करने वाले सबसे ज़्यादा व्यक्ति बन गए, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले। ठीक है, ये रूस के हैं, याद रखिएगा, ये भी सुर्खियों में है, इनको भी याद कर लीजिए, पेपर में आ सकता है। इसरो ने पुष्पक को किस परीक्षण को 23 जून 2024 को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो पुष्पक के 03 परीक्षण को पूरी तरह से पूरा कर लिया 23 जून। इससे पहले 2 हो चुके थे 23 जून 2024 को। पुष्पक का तीसरा परीक्षण कहाँ हुआ? तो पुष्पक का तीसरा परीक्षण तो चित्रदुर्ग, कर्नाटक चित्रदुर्ग में हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है पुष्पक के लेक्स 03 मिशन को लेक्स 02 के मुकाबले क्या चुनौतीपूर्ण था? तो ये क्या चुनौतीपूर्ण था? तेज हवाएं और अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ थी। ठीक है, पुष्पक के लेक्स 01 परीक्षण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो लेक्स 01 का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो ये बताइए। तो ये 2023 में किया गया था। पुष्पक लेक्स 2 की परीक्षण तारीख क्या थी? तो इसकी परीक्षण तारीख 22 मार्च 2024 थी। ठीक है, याद रखेंगे, 22 मार्च 2024। यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने मंगल ग्रह के किस क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों का नाम भारत के विज्ञान समुदाय भारतीय स्थानों के नाम पर रखा? भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखा। तो थेरिस ज्वालामुखी क्षेत्र। ठीक है, इसी पर अभी देखते कौन कौन से नाम रखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
सबसे बड़े क्रेटर का नाम पर लाल क्रेटर रखा गया। तो इस लाल क्रेटर किसके नाम पर? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया। मुसान क्रेटर का नाम किस भारतीय शहर से लिया गया है? तो ये मुरसान उत्तर प्रदेश का एक शहर है। मुरसान ये कहाँ पर है? ये हाथरस में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? हाथरस में पड़ता है, वहीं पर ये लिया गया, वहीं से लिया गया। ठीक है, हाथरस जिला का मुरसान है। ठीक है, एक क्षेत्र है। अब देखिए हिल्सा क्रेटर, ये नालंदा में पड़ता है। हिल्सा क्रेटर का नाम भारतीय शहर के नाम पर। हिल्सा कहाँ पर है? बिहार में है, नालंदा ज़िले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिल्सा कहाँ पर है? बिहार में, नालंदा ज़िले में। क्रेटर का नाम है, यही रखा गया है। मुरसान शहर किस भारतीय ज़िले में स्थित है? हाथरस ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नासा की पहली चंद्र रेलवे प्रणाली का नाम क्या है? तो इसकी पहली चंद्र रेलवे प्रणाली का नाम फ्लोट है। फ्लोट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। तो ये क्या है? चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाना। ठीक है, ये देखते हैं। नासा की चंद्रमा से मंगल ग्रह की पहल और रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशन 2 SLSO2 या RLSO2 मिशन अवधारणाओं के साथ तालमेल बैठाने वाली प्रणाली कौन सी है? तो वही फ्लोट ही है। जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स द्वारा किस ऊर्जा का स्रोत का प्रयोग करके रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? तो ये मोमबत्ती के मोम की ऊर्जा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मोमबत्ती के मोम की ऊर्जा का प्रयोग करके रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं। SR-75 रॉकेट का परीक्षण किस स्थान से किया गया था? तो कुन्निबा प्रक्षेपण स्थल से किया गया था। कुन्निबा प्रक्षेपण स्थल से। कहाँ पर है कुन्निबा? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, SR-75 रॉकेट की लंबाई और वजन कितना है? तो 12.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लिख दिया हूँ ताकि बार बार पढ़ें। तो SR-75 क्या है? तो ये एक रॉकेट है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हो सकता है कहीं मेडिसिन उडिसिन वहाँ पर दे दे। ठीक है, इसरो के रॉकेट इंजनों के लिए किस प्रकार के नोजल को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो कार्बन नोजल को। ठीक है, इसरो का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किस प्रकार का रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक हार्ड परीक्षण किया गया? तो किस प्रकार का? तो तरल रॉकेट ये इसरो का फर्स्ट रॉकेट था। ठीक है, पहली बार तरल रॉकेट का प्रयोग किया गया था इसरो का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ देखिए, PS4 इंजन किस रॉकेट के चौथे चरण के लिए उपयोग में है? तो किस रॉकेट के लिए चौथे? तो ये PSLV के लिए। ठीक है, PS4 इंजन का निर्माण भारत के किस निजी कंपनी द्वारा किया गया है? तो विप्रो 3D। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 212 नंबर का क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या? गोपी थोटाकुटा है इनका नाम। ठीक है, गोपी थोटाकुटा का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गोपी थोटाकुटा किस मिशन के लिए ब्लू ओरिजिन के चालक दल में चुने गए थे? तो किस के लिए? तो NS-25। ठीक है, याद रखिएगा NS-25। प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। पाकिस्तान द्वारा फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण कब किया गया? तो याद रखिए, सिर्फ इसमें यही याद करना है कि पाकिस्तान द्वारा कौन सी रॉकेट प्रणाली का फतह सेकंड 15 मई 2024 को। फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है 400 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ठीक, हमारे यहाँ 2000 चल रहा है। ठीक है, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A का प्रक्षेपण किसने किया? तो ये किसने किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने किया। TSAT-1A का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? तो ये किस रॉकेट द्वारा किया गया? फाल्कन 9 के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखते हैं TSAT-1A उपग्रह का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो ये किसके सहयोग से किया गया? सैटेलाजिक इंक, इसके सहयोग से किया गया। देखिए 219। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया की पहली एजेंसी का नाम क्या है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा इसका नाम है। क्या है? कासा। दक्षिण कोरिया
की योजना 2045 तक किस ग्रह पर उतरने की है? तो ये किस ग्रह पर उतरने की है? तो ये मंगल ग्रह पर उतरने की है 2045 तक, ठीक है। दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र लैंडर किस वर्ष के लिए योजनाबद्ध है? तो ये किस वर्ष के लिए योजनाबद्ध है? पहला चंद्र लैंडर 2032 तक कहा है, जैसे इसरो ने विक्रम लैंडर ये सब पहुंचाया है, ऐसे दक्षिण कोरिया ने कहा है कि हम भी चंद्र लैंडर 2032 तक पहुंचा देंगे, ठीक है, पहुंचा देंगे, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। अब देखिए यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किस तारीख को किया गया? तो ये किस तारीख को किया गया? तो ये 28 मार्च 2024 को किया गया। विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये APJ अब्दुल कलाम के पहले चरण का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, दूसरे APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। कलाम 250 नाम है, कलाम 250 नाम इसका रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट का नाम क्या है? दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट का नाम बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है लिग्नोसैट। इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। अब देखिए, लिग्नोसैट सैटेलाइट किस प्रकार की लकड़ी की से निर्मित है? तो मैग्नोलिया नामक लकड़ी से निर्मित है। लिग्नोसैट सैटेलाइट का प्रदर्शन किस देश ने किया? तो इसका प्रदर्शन जापान ने किया था। इसलिए बनाया गया क्योंकि जब सैटेलाइट आते हैं ऊपर से नीचे, तो कई कुछ उसके पार्ट्स होते हैं वही अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं, ठीक है, नहीं जलते हैं। लेकिन लकड़ी का रहेगा तो जल जाएगा, तो प्रदूषण, वो जो अंतरिक्ष प्रदूषण चल रहा, पॉल्यूशन, ये सब, तो वो सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चले तो सही है, ठीक है। लिग्नोसैट सैटेलाइट का निर्माण किन दो संस्थानों ने मिलकर किया है? तो इसको किन दो संस्थानों ने? तो क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितो फॉरेस्टी ने मिलकर किया है। लिग्नोसैट सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो ये फाल्कन 9 एरो स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स, ठीक है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जापान का चंद्रयान मून स्नाइपर चंद्रमा पर कब सफलतापूर्वक उतरा? तो चंद्रमा पर 19 जनवरी 2024 को। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन मून स्नाइपर नासा का है कि इसरो का है या जापान का है, किसका है? तो ये जापान का है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, जापान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है? जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। जापान के चंद्रयान स्लिम ने चंद्रमा के किस क्षेत्र में लैंडिंग की? तो चंद्रमा के किस क्षेत्र में? भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली क्रेटर के पास लैंड की। याद रखें, भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली क्रेटर के पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसरो का कौन सा उपग्रह स्पेस एक्स के रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो बताइए, इसरो का कौन सा उपग्रह स्पेस एक्स के रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो GS80-20, ठीक है, याद रखें, GS80-20। इसरो के GS80-20 रॉकेट को किस रॉकेट से लॉन्च किए जाने की योजना है? तो ये किस रॉकेट से लॉन्च किए जाए? फॉल्कन, ठीक है। तो ये फॉल्कन, वही क्वेश्चन है, स्पेस एक्स यहाँ दिया है, इसका फॉल्कन 9 दिया गया है, तो वही है, ठीक है, याद रखिएगा। इस कौन सा, ये क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट काफ़ी है, पूछेगा कि कौन सा ऐसा इसरो का है पहली बार जिसको GS80-20 किस कंपनी की सहायता से लॉन्च किया जा रहा है? तो ये स्पेस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर यह पहली बार है जब इसरो किस कंपनी के रॉकेट का उपयोग करेगा? तो वही है स्पेस एक्स का। तो पहली बार यही है जब इसरो हमेशा दूसरे देशों का भेजता था, लेकिन इस बार फाल्कन का उपयोग कर रहा है। किसका? फाल्कन, ये स्पेस एक्स का, ठीक है, चाहे फाल्कन का ही स्पेस एक्स। अब देखिए यहाँ पर, आदित्य L1 मिशन को किस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? तो ये क्या? हेलो ऑर्बिट में, ठीक है, हेलो ऑर्बिट में। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर, आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताइए, आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सौरमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना। आदित्य L1, आदित्य मतलब क्या होता है?
सूर्य, ठीक है। आदित्य का पर्यायवाची सूर्य होता है। सूर्य का तो सूर्य से ही रिलेटेड होगा, चंद्रमा से थोड़ी होगा। सौर वायुमंडल जो सूर्य का है, जो क्रोमोस्फियर जैसे ये सन है, इसी के ऊपर क्रोमोस्फियर और कोरोना होता है, ठीक है, यहाँ अंदर, ठीक है। तो जो रेड वाला पार्ट होता है, तो उसी का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है। रुद्र एम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया? तो सुखोई 30 MKI से किया गया, ठीक है। रुद्र एम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किस तट से किया गया? तो ये उड़ीसा के तट से किया गया। और देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-40 कुछ 30 कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? पोखरण में किया गया था। MPATGM मिसाइल प्रणाली किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है? तो किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है। यहाँ पर देखते हैं MPATGM प्रणाली में कौन सी इकाइयाँ शामिल हैं? तो इसमें कौन सी? मैन पोर्टेबल लॉन्चर, टारगेट एविएशन सिस्टम और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। यहाँ पर देखते हैं सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? तो ये किस स्थान से किया गया ये बताइए। तो ये उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये कह रहा है स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया? तो ये किस संगठन द्वारा? DRDO के द्वारा विकसित किया गया। स्मार्ट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? हल्के वजन टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली का विकास। यहाँ पर देखते हैं भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान FWD-200B का अनावरण कब किया गया? तो बताइए इसका अनावरण कब किया गया? 3 मई 2024 को इसका अनावरण किया गया। FWD-200B UAV विमान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया गया, ठीक। अब यहाँ भारतीय नौसेना ने 10 जून 2024 को किस प्रकार का बार्ज अपनी ताकत में शामिल किया? तो किस प्रकार का बार्ज अपनी ताकत में शामिल किया? मिसाइल कम्युनिकेशन बार्ज, ठीक है। यहाँ पर आप देखे होंगे मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके थ्योरी पार्ट में है वो ले लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो मैं चाहता तो सेलेक्टेड लेता, लेकिन मैं सोचा सभी पढ़ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कहाँ से पूछ ले, किसी को कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। देखिए यहाँ पर MS-13 बार्ज को किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो मीरा भाईंदर महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया। LSAM 13 बार्ज को किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया? तो इसको SEPPL और बिनियागा मरीन मेट्रो लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर है, ठीक, 1000 से 2000। अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किस दिन और किस स्थान पर किया गया? तो किस दिन और किस स्थान पर? 3 अप्रैल 2024 को उड़ीसा में किया गया। कहाँ? 3 अप्रैल 2024 को उड़ीसा में। यहाँ पर देखिए अग्नि प्राइम मिसाइल को किस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया? तो बताइए इसको किस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागशास्त्र उनकी पहली खेप में कितने ड्रोन शामिल हैं? तो ये इसमें कितने ड्रोन शामिल हैं? 120 ड्रोन शामिल हैं। नागशास्त्र ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो इसको किस कंपनी ने निर्माण किया? इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव लिमिटेड ने किया, EEL। और देखिए यहाँ पर नागशास्त्र फर्स्ट ड्रोन की सटीक मारक क्षमता कितनी है? तो ये 2 मीटर है, ठीक है। नागशास्त्र ड्रोन है, इसकी 2 मीटर मारक क्षमता है। यहाँ पर देखते हैं
25T बोलार्ड पुल टग नौका महाबली का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये मेमर्स साफ शिपयार्ड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। महाबली नौका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बाथिंग और अनबाथिंग मोड वाले स्थानों पर सहायता प्रदान करना। यहाँ देखिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर किससे क्वेश्चन है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी को किस कंपनी ने विकसित किया? तो इसको किस कंपनी ने भी? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने विकसित किया। दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी की पेलोड क्षमता कितनी है? तो इसकी पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम है। यहाँ पर देखते हैं दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी को किस प्रमाणक के साथ अनुमोदित किया गया? तो किस प्रमाणक को? स्टैंड 4571, ठीक है, वो सॉरी 45 का ना 4671 इसके तहत किया गया, ठीक है, 4671 के तहत, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लोज चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं डीआरडीओ द्वारा अभ्यास के 4 सफल परीक्षण का उड़ान कब किए गए? तो डीआरडीओ द्वारा अभ्यास के 4 सफल परीक्षण उड़ान कब किए गए? तो ये इसका 30 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच में किए गए। अभ्यास के उड़ान परीक्षणों के लिए कौन सा विशेष डिजाइन किया गया एक बूस्टर उपयोग में लाया गया? बताइए। तो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद। आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार, आईएनएस कुंभीर को कब सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये याद रखिएगा, तीनों को सेवा मुक्त कर दिया गया, यही पूछेगा कि आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार, आईएनएस कुंभीर, इन तीनों को सेवा मुक्त कर दिया गया 12 जनवरी 2024 को। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कब, ये मतलब कौन कौन से आईएनएस को सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्त समारोह में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन हैं? तो ये सेवा मुक्त समारोह में नौसेना के स्टाफ उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती हैं। 266 देखिए आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 12 जनवरी 2024 को किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं आकाश एनजी मिसाइल परीक्षण किस प्रकार के लक्ष्य के खिलाफ किया गया? तो किस कम ऊंचाई और उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य, ठीक है, इसी तो कम ऊंचाई और उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के लिए किया गया। नेक्स्ट देखते हैं करा असाल्ट राइफल उग्रम का सफल लॉन्च किस तारीख को किया गया? तो ये किस तारीख को किया गया? तो ये 8 जनवरी 2024 को। इसको किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ और एक प्राइवेट कंपनी है डीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा एक राइफ़ल है उसको विकसित किया गया है। असाल्ट राइफल उग्रम का कैलिबर कितना है? तो इसका मतलब कैलिबर उसी में होता है, ठीक है, तो 7.62 से 51 मिलीमीटर होता है, ठीक है, इसका कैलिबर। ये देखिए अब अग्रम असाल्ट राइफल का प्रभावी रेंज कितना है? तो प्रभावी रेंज लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको विकसित किसने किया? ये डीआरडीओ और ये जो प्राइवेट कंपनी है दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही दोनों है, ठीक है। अब आज के बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है आज। तो अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमको पूरा थ्योरी से और क्वेश्चन एमसीक्यू में कन्वर्ट करने में काफ़ी लगभग 4 से 5 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।